हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है अब तक और आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। अब वहां पे जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप नीचे जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर पे पहले थोड़ा सा आपको काइनेटिक्स रिवाइज करा दूं कि थोड़ा डिले हो गया, मेरे को काफी डिले हो गया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बात यह है कि मैं हर टॉपिक को डीप में कराने में बिलीव रखता हूं, इसीलिए मैं काफी बिजी था और मैं करा भी नहीं पाया इसी चक्कर में, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको पूरा कराऊंगा। हमने अब तक क्या क्या स्टडी किया था कि वाई स्टडी काइनेटिक्स, व्हाट इज रेट, एंड वाई स्टडी रेट, है ना। रेट लिखते कैसे थे फॉर अ रिएक्शन, रेट कैसे लिखते थे, हमने उसके बारे में बात करी थी। हमने ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में बात करी थी। हमने ये सारी चर्चाएं लास्ट लेक्चर्स में कर रखी हैं। आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप पहले जाके उन सारे लेक्चर्स को वॉच करें, तभी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। हमने रेट लॉ लिखना सीखा था। हमने पहले सीखा था कि अगर कोई रिएक्शन है ए गिविंग प्लस बी बी गिविंग सी सी प्लस डी डी, अगर हमने बोला था कि रिएक्टेंट के लिए हमेशा रेट डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट के लिए रेट हमेशा इंक्रीज करेगी। इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे, 1/a माइनस ऑफ dA/dt, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिफाइन होता है रिएक्टेंट के लिए और रेट ऑफ अपीयरेंस डिफाइन होता है फॉर प्रोडक्ट्स। दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1/b माइनस ऑफ dB/dt is equal to 1/c dC/dt is equals to 1/d dD/dt, और dd हो गया इसमें, ठीक है। फिर हमने सीखा था कि रेट लॉ कैसे लिखते हैं। क्या कैसे लिखते हैं, रेट लॉ कैसे लिखते हैं। अगर हमें रेट लॉ लिखना हो तो मैंने कहा था रेट लॉ इज ऑलवेज रिटन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रेट इज इक्वल्स टू k इंटू a की पावर x इंटू b की पावर y, where x and y were some coefficients which may or may not be equal to the stoichiometry, ठीक है। तो x और y मिला के क्या बता रहे थे हमें, x और y मिला के क्या बता रहे थे भाई, ऑर्डर बता रहे थे। क्या बता रहे थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बता रहे थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आगे, तो मैंने कहा था कि रेट क्या लिखेंगे अगर मैं कोई एक रिएक्शन लेके चलता हूं ए गिविंग प्रोडक्ट्स, रेट विल बी इक्वल टू k इंटू ए की पावर x। अगर x इक्वल टू 0 होगा तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, अगर x इक्वल टू 1 होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। जीरो के लिए हम बात लास्ट क्लास में कर चुके थे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भाई मैंने बोला रेट इज इक्वल टू k इंटू ए। अब अगर मुझे डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है, क्या लिखना है, डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर अ रिएक्शन ए गिविंग प्रोडक्ट्स, जहां पे मैं स्टोइचियोमेट्री ऑफ ए 1 मान के चल रहा हूं, हमेशा 1 नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट है तो डिक्रीज करेगा, माइनस dA/dt इज इक्वल टू k इंटू ए, ठीक है। मैं ए को क्या करूंगा, ए को नीचे लेके आऊंगा, मतलब माइनस ऑफ dA/a इज इक्वल टू k इंटू dt। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे।
यहाँ पे इंटीग्रेट 0 से टी और ए नॉट से लेके ए टी, ठीक है। जहाँ पे ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। जहाँ पे ए टी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी। समझो इस चीज को, ध्यान से समझो। अगर मैं इतने से स्टार्ट करता हूं कोई रिएक्शन एट टी इज इक्वल टू 0, और हमें पता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी और कंज्यूम होके मान लो इतनी बच गई बस, तो ये हमारी जितनी बच गई, जितनी रिमेनिंग लेफ्ट हो गई, उसको बोलते हैं ए टी, और जहां से हमने स्टार्ट किया था उसको बोलेंगे ए नॉट। ठीक है, क्लियर हुआ एकदम। कंज्यूम कितनी हो जाती है, कंज्यूम कितनी हो जाती है, ए नॉट माइनस ए टी, ठीक है। अब आपने एक और चीज जानी होगी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या हो जाता है, ln ऑफ x। याद रखना लॉग नहीं होता, ln होता है, नेचुरल लॉग, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी इक्विवेलेंट टू x। यही काम यहाँ पे हम कर देते हैं। ये हो जाएगा ln ऑफ a, लिमिट लगाएंगे ए नॉट से ए टी, माइनस ऑफ के, लिमिट लगाएंगे टी माइनस 0। यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ ए टी माइनस ln ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी माइनस 0। हमको पता है ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n क्या होता है बच्चा, बच्चा लोग क्या होता है, वो होता है ln ऑफ ए टी अपॉन ए नॉट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ के टी। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ln को हटाना है तो आपको इसको जो भी इधर लिखा रहता है उसको e की पावर में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसको आपको e की पावर में लेके जाना पड़ेगा। तो क्या आया, ln ऑफ ए टी बाई ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, ए टी बाई ए नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। यहां से आया ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई आपसे पूछे, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। कोई भी तुमसे पूछे कि कोई रिएक्शन थी जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही थी, उसमें पर्टिकुलर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको अगर पता है तो आप एट टाइम टी पे कैसे निकालोगे, तो फटाक से बोल देना, तुरंत बोल देना, विद इन सेकेंड्स बोल देना, ए टी बराबर ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। जहां पे ए टी क्या था, यहाँ पे ए टी क्या था, कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी, एंड ए नॉट क्या था, जिससे हमने स्टार्ट किया था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये चीज, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं अब अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने वही रिएक्शन लिया, ए गिविंग प्रोडक्ट, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया एकदम। मैं बोलूं इसके इनिशियल मोल्स थे ए नॉट, अब मैं मोल्स के टर्म्स में चल रहा हूं। तो जब स्टार्ट हुआ था तो प्रोडक्ट तो बना नहीं था, क्योंकि जब रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। इनिशियल हमारे पास प्रोडक्ट एट टी इज इक्वल टू 0, कोई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं था। अब एट टी इज इक्वल टू टाइम टी की बात करूं मैं, तो मैंने बोला कि कुछ एक्स मोल्स रिएक्टेंट हमारे कंज्यूम हो गए। अब एक चीज बताओ, जितना हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो गया भाई, एक्स फॉर्म हो गया। समझ में आया। हमने यहाँ पे जो ये लिखा है, ठीक है, इस वाले को इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं इक्वेशन 1 से उठाता हूं। अगर मैं मानूं कि कंटेनर अगर मैंने सेम ले रखा है तो वॉल्यूम का इफेक्ट कैंसिल हो जाना है, वॉल्यूम का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मोल्स के टर्म्स में लिख सकता हूं। तो ए टी क्या हो जाएगा खुद बताओ,
AT हो जाएगा लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन जो बाद में बची, उसको मैं लिख सकता हूँ ए नॉट माइनस एक्स, और ए नॉट को क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ए नॉट, स्मॉल ए नॉट। हमारा रेट लॉ क्या बन जाएगा, इक्वेशन वन क्या बन जाएगी, इक्वेशन वन बन जाएगी ln ऑफ ए नॉट माइनस एक्स अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से, कोई डाउट तो होगा नहीं। अब बात सुनना ध्यान से, ध्यान से। मैं अगर बोलूं ये हमारे टोटल मोल्स थे इनिशियल, और ये क्या है, व्हाट इज ए नॉट माइनस एक्स, वो है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। समझ आया, ये क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। अब अगर मैं इसको टोटल अमाउंट से डिवाइड कर दूं जो कि इनिशियल हमने लिया था, तो क्या ये फ्रैक्शन नहीं हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब देखो ध्यान से, मैंने बोला कि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो एट टाइम t इज इक्वल टू टी पे मैंने माना कि मान लो x रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ था, x मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ था, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, ए नॉट माइनस एक्स, और प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा भाई, x बन जाएगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं एक ही कंटेनर में करा रहा हूं तो वॉल्यूम क्या होता है, एक चीज बताओ मुझे, अगर मुझे मोलैरिटी ऑफ ए डिफाइन करना है तो वो मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम नहीं होगा। अगर मैं ऐसे ही दोनों कंडीशंस लूं और वॉल्यूम में सेम ले लूं तो वॉल्यूम तो कट जाएगा, बचा मोल्स। तो हमने बोला एटी जो कॉन्सेंट्रेशन थी उसको मैं मोल्स एट टाइम टी बता सकता हूं, दैट इज ए नॉट माइनस एक्स, और उसको बता सकता हूं मैं मोल्स इनिशियल। ठीक है, अब ए नॉट माइनस एक्स को क्या लिखूंगा, जो बचा हुआ था, मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। अमाउंट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे मोल्स लेकर चल रहा हूं। अब हमारा मोल्स हमेशा कंजर्व था, हमने कुछ ना तो कुछ ऐड किया है ना तो कुछ बाहर निकाला है, हमारे मोल्स कंजर्व थे। तो हमने टोटल मोल्स हमारे पास कितने रहेंगे, जो हमने इनिशियल लिए थे, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट। अब अगर मैं किसी चीज को उसके टोटल से डिवाइड कर दूं तो वो क्या मुझे फ्रैक्शन नहीं देता, तो मैंने ए नॉट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए नॉट कर दिया, वो मुझे दे देगा फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। अब एक चीज मुझे बताना, टोटल फ्रैक्शन कितना होता है, किसी भी फ्रैक्शन का सम कितना होता है, वन होता है। अब अगर फ्रैक्शन रिएक्ट लेफ्ट का ये है ना, तो वो कैसे निकालेंगे, एक चीज बताना मुझे। मैंने अभी लिखा था ln ऑफ, ये लिखा था मैंने, ठीक है। अब अगर मैं यहां से लिख दूं ए नॉट माइनस एक्स बाय ए नॉट, तो वो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका e की पावर माइनस के टी। तो याद रखना, दिस इज इक्विवेलेंट टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ मोल्स रिएक्ट लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स लेफ्ट एट टाइम t, which is equal to a naught minus x divided by a naught, which is equivalent to e की पावर माइनस ऑफ kt। समझ में आया। अब मैंने बोला कि टोटल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, वन। अगर मैं आपसे एक टर्म डिफाइन करने को बोलूं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड, तो वो कैसे निकालोगे, या फ्रैक्शन ऑफ मोल्स रिएक्टेड, सॉरी, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स रिएक्टेड, तो वो आप कैसे निकालोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे मोल्स रिएक्टेड अपॉन टोटल मोल्स या फिर इनिशियल मोल्स। अच्छा, इसी को आप क्या डिफाइन करते हो, इसी को आप डिफाइन करते हो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। क्या डिफाइन करते हो, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, कितने मॉलिक्यूल्स या कितने मोल्स डिसोसिएट करे, कैसे डिफाइन करोगे,
जितना आपका मोल रिएक्ट करा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या फिर बोलूंगा मैं इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आया? अब एक चीज बताना मुझे, अगर इतना फ्रैक्शन हमारा बचा हुआ है तो रिएक्ट कितना करेगा? दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। चलिए अब हम कंक्लूड कर देते हैं फटाक से। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स रिएक्टेड या फिर लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला होता है ए नॉट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए नॉट विच इज इक्विवेलेंट टू ई की पावर माइनस के टी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स reacted which is equivalent to extent of dissociation। क्या होता है? extent of dissociation होता है। समझ में आ रही है बात? which is equivalent to 1 माइनस e की पावर माइनस के टी। समझ में आ गई? ये दोनों चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए थी। अब अगला हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होगा हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ होता क्या है? पहले तो हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम है जब रिएक्टेंट अपना आधा कंज्यूम हो जाता है, या फिर मैं बोलूं कि AT इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2। ऐसा टाइम जिस टाइम पे रिएक्टेंट अपना आधा कॉन्सेंट्रेशन बचा हो। मान लो आपने 4 मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया था, मैं मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूं बहुत ही रफ आइडिया बस समझाने के लिए। 5 मिनट बाद आपके पास, यहाँ पे मैंने 5 मॉलिक्यूल लेकर 4 लिए, ठीक है, आपके पास खाली 2 ही मॉलिक्यूल बचे, खाली 2 ही मॉलिक्यूल बचे, वो इसका आधा हो चुका है। तो जितने टाइम में आपके पास आधे मॉलिक्यूल बचे उसी टाइम को हम बोलते हैं टी हाफ या फिर हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, अब देखना मेरे पास फॉर्मूला क्या है। मेरे पास फॉर्मूला क्या है? ln ऑफ ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, इसको अगर मैं लॉग में लिखना चाहूं तो log of a naught by at is equals to 2.303 k upon 2.303 into में t। ठीक है, ठीक है, अगर मैं ये लिखना चाहूं तो k अपॉन 2.303 इंटू में t, ये हमारा आंसर आ जाएगा लॉग में अगर मैं लिखना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, log ऑफ ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। अब मुझे टी हाफ निकालना है। मैं टी को किससे रिप्लेस करूंगा? टी हाफ से। तो मैं ए टी को किससे रिप्लेस कर दूंगा? ए नॉट बाई 2 से। ठीक है, log ऑफ ए नॉट, ये हो जाएगा ए नॉट बाई 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू के इंटू टी हाफ अपॉन 2.303। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा टी हाफ विल बी इक्विवेलेंट टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। इस पे चांद लगाना हो, सितारे लगाना हो, टिक लगाना हो, स्टार लगाना हो, जो लगाना हो लगा लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 divided by k, where k is the rate constant for the reaction। यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं that T half is for first order reaction। T half for first order reaction is independent, क्या है? independent of initial concentration टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंडिपेंडेंट होता है। तुमसे वो क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा, क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा
कि मेरे पास ए नॉट मान लो एक्स मोलर है, मैं अगर ए नॉट को 2x मोलर कर दूं तो टी हाफ पे क्या फर्क पड़ेगा अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो कह देना भाई बेवकूफ मत बनाओ, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम तो बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनेंगे। हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमने देखा टी हाफ, हमें याद आया टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फर्क ही नहीं पड़ेगा, तुम 1000 मोलर ले लो चाहे 10,000 मोलर ले लो, टी हाफ कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, अगर आप टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ बनाओगे हमेशा ऐसा ग्राफ आएगा, हर ए नॉट पे सेम ही टी हाफ होगा। दिस शोज टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। क्लियर हुई बात। अब एक लास्ट टॉपिक आज का हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चीजों को खत्म कर रहेंगे। बाकी पार्ट हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे ताकि आपको भी बर्डन ना लगता रहे। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n half life, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। तो इसका फॉर्मूला होता है AT इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2 की पावर n। ठीक है, कि अगर n टाइम्स लाइफ हाफ लाइफ टाइम हो चुकी है, n हाफ लाइफ हो चुकी है, तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास बचेगी। इसका एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर हमारे पास किसी रिएक्शन के लिए हाफ टी हाफ हमें बेसिकली दे दिया जाए 20 डेज, क्या दे दिया जाए 20 डेज दे दिया जाए, तो हमसे पूछेगा अगर ए नॉट मेरे पास 1 मोलर है, पूछेगा कि एटी या कितना लेफ्ट ओवर होगा आफ्टर आफ्टर 100 डेज, 100 डेज। अब देखो इसको तुम लॉजिक से भी कर सकते थे, इसको तुम लॉजिक से भी कर सकते थे कि इसको हर 20 दिन में उसको आधा होना होता है। इतने में वो ए नॉट बाई 2 हो गया, इतने में वो फिर से ए नॉट बाई 4 हो जाएगा, फिर वो ए नॉट बाई 8 हो जाएगा, ए नॉट बाई 16 हो जाएगा, 22। हर बार आधा हो रहा है हर 20 दिन में। लॉजिक से भी कर सकते थे, वरना सीधा फॉर्मूला लगाना है तो तुम्हें पहले एन निकालना पड़ेगा। एन क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। एन क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। तो यहां से कैसे निकलेगा, 100 डिवाइडेड बाई 20 विच इज इक्विवेलेंट टू 5। अब यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे एटी बराबर 1/2 की पावर 5, मतलब 1 या हाँ 1/32 मोलर। क्लियर हुई बात, एकदम क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक नोट लगा लेना बच्चों, बच्चों एक नोट लगा लेना। आप लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, या आप लोग रेडियो एक्टिव डीके पढ़ते हो। तो याद रखना सारे रेडियो एक्टिव डीके या फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। याद रखना ऑल न्यूक्लियर केमिस्ट्री रिएक्शंस या रेडियो एक्टिव डीके तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। अगर तुमको नहीं लिख के दे रहा है रिएक्शन में कि वो कौन सी काइनेटिक्स है, लेकिन लिख के दे रहा है अ रेडियो एक्टिव सैंपल डीकेज, समझ जाना फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है। क्लियर हुई बात। लास्ट 2 पॉइंट्स और कर लेते हैं आज के क्लास के। पहला पॉइंट, एक स्टोशियोमेट्री इज नॉट वन। मान लो न्यू ए गिविंग प्रोडक्ट्स हो जाए, तब क्या करोगे। मैं आपको आगे जनरल nth ऑर्डर का फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा जब हम आगे क्लासेस में चलेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर स्टोशियोमेट्री 1 नहीं है तो आपको कोई भी रिएक्शन जिंदगी में आ जाए, 0 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, ढिमका ऑर्डर, फलाना ऑर्डर, आपको के बगल में जो रेट कांस्टेंट होता है ना, उसके बगल में स्टोशियोमेट्री चिपका दो।
उसके बगल में स्टोशियोमेट्री चिपका दो इन दी फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, ln ऑफ ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल्स टू के टी था, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू के टी। हाफ लाइफ टाइम क्या था बच्चों, टी हाफ वॉज 0.693 बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, न्यू इंटू के। समझ में आया आपको ये चीजें। तो आज हमने काफी कुछ सीखा फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, आज हमने काफी कुछ सीखा। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा अपना रिव्यू आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी हम अगली वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीट करेंगे और आगे हम सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें। ओनली ऑन केमिस्ट्री विद करम।